जो फर्स्ट फीमेल राइटर है इस दौर की, और बहुत प्रोलिफिक भी है क्योंकि इसके काफ़ी नॉवेल्स हैं। और यह है जॉर्ज एलियट। जॉर्ज एलियट के बारे में जो सबसे पहली बात आपको पता होनी चाहिए वो क्या है कि इसका ओरिजिनल नेम जो था वो मैरी एन इवंस था, और इसने अपना नाम जो है वो बदल लिया था, जॉर्ज एलियट के नाम से आई थी। और वो इसलिए जॉर्ज एलियट के नाम से आई थी क्योंकि उस दौर में अगर कोई ख़वातीन की लिखी हुई चीज़ जो है वो कोई पढ़ना पसंद नहीं करता था। पर अगर वो पल्प फिक्शन से ज़्यादा लिखते हैं, पल्प फिक्शन हम कहते हैं उस फिक्शन को जो बिल्कुल ही कॉमन पीपल जो है उनके लिए लिखा जाता है, और बिल्कुल ही कॉमन सा होता है, उसमें कोई इतनी लिटरेरी एबिलिटी नहीं होती, बस एक स्टोरी है, प्लॉट है, आप बस उसको एंजॉय कर सकते हैं और कुछ ऐसा उसमें नहीं होता। तो पल्प फिक्शन को तो कबूल किया जाता है, लेकिन जब कोई एम्बिशियस किस्म की राइटर आ जाए और जो फिलॉसफी को डिस्कस कर रही हो, लाइफ के ऊपर अपने कमेंट्स दे रही हो, तो ऐसी राइटर को कबूल नहीं किया जाता सोसाइटी के अंदर। यानी उस ज़माने में नहीं किया जाता। और फीमेल राइटर ऐसी हो तो उसको बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस का सामना भी करना पड़ता है। तो इसी वजह से बचने के लिए जॉर्ज एलियट ने जो है वो अपना नाम चेंज कर लिया, यानी कि मैरी एन इवंस ने अपना नाम चेंज करके जॉर्ज एलियट रख लिया। और जॉर्ज एलियट से कोई बंदा ये नहीं बता सकता कि ये खातून है या मर्द है, बल्कि मर्द ही लगता है। वो तो अब क्योंकि हमें पता है कि वो एक फीमेल राइटर है, तो हम उसको स्विच भी कर सकते हैं, यानी कि ज़हन में हमारे ये चलता रहता है कि भाई फीमेल नाम हो सकता है, लेकिन असल इसका नाम मैरी एन इवंस है। और वो उसने कभी बदला ही नहीं अपना नाम, मतलब कि जॉर्ज एलियट ही रही सारी उम्र, तो इसलिए इसी नाम से मशहूर हो गई। बाकी जो राइटर्स हैं ना, वो जिस तरह चार्ल्स डिकन्स है, तो उसने बॉल्स के नाम से पहले लिखा, जब मशहूर हो गया तो उसने अपना नाम दोबारा चार्ल्स डिकन्स पे आ गया, इसी थैकरे ने किया। सब इस तरह ही करते थे, लेकिन जो ख़वातीन राइटर्स थी उनके लिए मसला था। और अगर इसके अंदर आप देखें तो इसकी सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको नज़र आएंगी, एक तो इसके नावल के अंदर एक साइकोलॉजिकल अप्रोच है, ठीक है, और कहा जाता है कि ये अपने अहेड ऑफ हर टाइम्स जो है ना काम कर रही थी, और साइकोलॉजिकल अप्रोच इसके अंदर आपको नज़र आती है। उसके अलावा इसके अंदर आपको रियलिज्म नज़र आती है, और इसके अंदर आपको रिलीजियस अप्रोच नज़र आ रही है, लेकिन रिलीजन जो है वो किसी और तरह का रिलीजियस अप्रोच है। और इसका रिलीजन ये क्रिश्चियनिटी या इस तरह की चीज़ों से ये अपीज़ नहीं होती, बल्कि इसका रिलीजन जो है ज़्यादा जो वो खुद पोज करती है, और वो क्या है, वो ह्यूमैनिटी है, यानी कि ह्यूमन वेल बीइंग जो है वो इसके लिए सुप्रीम लॉ है, ठीक है। और अगर ह्यूमन वेल बीइंग मिल रही है, किसी भी तरीके से मिल रही है, तो वो अप्रिशिएबल है। अगर ह्यूमन वेल बीइंग नहीं मिल रही, बेशक रिलीजन आए या कोई और चीज़ है, तो इसके लिए वो अप्रिशिएबल नहीं है। और ये बहुत ही एक रेडिकल चीज़ है, अगर आप उस ज़माने के हिसाब से भी देखें, बल्कि आजकल के हिसाब से भी देख लें, तो ये एक बहुत रेडिकल चीज़ है कि एक बंदा जो रिलीजियस या सोशल वैल्यूज़ हैं किसी एक दौर की, उनको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर रहा, और बल्कि एक नए तरीके से चल रहा है। और रिलीजियस वैल्यूज़ जब हम कहते हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि वो इस्लामिक वैल्यूज़ की हम बात कर रहे हैं, हम ओवरऑल एक रिलीजियस वैल्यूज़ की बात कर रहे हैं। और इसके जो नॉवेल्स हैं उनके अंदर आपको एक जो चीज़ नज़र आएगी कि इसके जो कैरेक्टर्स हैं, दे लर्न विद द पैसेज ऑफ टाइम, दे लर्न विद एक्सपीरियंस, ठीक है, जिसको आप राउंड कैरेक्टर्स भी कहते हैं। और उसके अलावा इसके अंदर आपको एक चीज़ जो नज़र आएगी कि इसके कैरेक्टर्स जो मॉरल फोर्स, ये यूनिवर्सल मॉरल फोर्सेस हैं या यूनिवर्सल फोर्सेस हैं, जो सोसाइटी की फोर्सेस हैं या मोरालिटी है, उसके साथ आपको ये जो ना वो क्लैश करते नज़र आएंगे। उनके अंदर कोई प्रॉब्लम, मिसाल के तौर पे एडम बीडी अगर आप ले लें, तो उसके अंदर एक मॉरल इशू क्या है कि वो बहुत एंग्री है, ठीक है, और वो अपनी एंगर को ट्रीट करता है एक तरह से, ठीक है, और उसको ठीक करता है। और दूसरी एक चीज़ आपको जो इसके अंदर नज़र आएगी, और वो क्या है कि ये मॉरल लॉ की जो बुनियाद है इसकी, वो ह्यूमन सोसाइटी है, ठीक है, वो कोई रिलीजन नहीं है, जो बात हम पहले भी कर चुके हैं। तो ह्यूमैनिटी जो है वो फोकस हो गई, और साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकी जो है वो उसकी तरफ जाती है। फिर एक और बात जो इसका इंटरेस्टिंग पॉइंट है, वो इसका पॉइंट ऑफ व्यू है। पॉइंट ऑफ व्यू यानी कि जिस तरीके से ये नॉवल लिख रही है, जो इसका पॉइंट ऑफ डिस्क्रिप्शन है या पॉइंट ऑफ नरेशन है, वो एक थोड़ा सा डिफरेंट है। वो जेन ऑस्टन की तरह का नहीं है कि जी
एलिज़ाबेथ ये कह रही है और फिर एलिज़ाबेथ का ये भी बताती है हमें कि कैरेक्टर्स सोच क्या रहे हैं, ठीक है? कैरेक्टर के दिमाग के अंदर जो एक तूफ़ान है, वो भी हमें दिखाती है और साथ ही साथ फिर ये रीडर्स के साथ ख़त बात भी करती है, मतलब कि डियर रीडर्स कह के उनसे मुख़ातिब भी होती है। और अगर इसके वर्क्स को आप देखें, तो आप उनको 3-4 वर्क्स जो ग्रुप्स हैं, उनके अंदर हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है? स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, नो, नॉट स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। अ, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस एक और टेक्निक है जो कि हम वर्जीनिया वुल्फ और जेम्स जॉयस में आके देखेंगे, ठीक है? ये सिर्फ साइकोलॉजिकल अप्रोच है। आप कह सकते हैं कि शी शोज हर कैरेक्टर्स इनसाइड आउट, मतलब कि अंदर से कैरेक्टर दिखा रही है, सिर्फ उनके एक्शंस नहीं दिखा रही बल्कि उनकी थिंकिंग भी दिखा रही है। अच्छा, इसके जो वर्क्स को अगर आप देखें तो इसने एसेज भी लिख रही है क्योंकि ये, और नॉवेल्स भी लिख रही है, इसलिए इसकी डिवीजन ज़रा थोड़ी सी डिफरेंट है। इसने अपना काम जो शुरू किया था वो तो ट्रांसलेशन से शुरू किया था, और स्ट्रॉस है एक, और लेवी स्ट्रॉस, और उसका मेरा ख्याल है यही बंदा था, और उसका एक वर्क था लेबन जेसू, और इसने उसको ट्रांसलेट किया, ठीक है? ये मैं लिख रहा हूँ, ट्रांसलेशन ऑफ, अच्छा ये लेकिन ट्रांसलेशन है, ये कोई इसका नॉवल नहीं है, ये फर्स्ट इसका ग्रुप आप समझ सकते हैं। लेकिन जो सेकंड ग्रुप है, असल वहाँ से इम्पोर्टेंट काम शुरू हुआ है, और ये वाला जो ग्रुप है जो जिसके अंदर हम यानी कि नॉवेल्स हैं, बहुत ही शानदार नॉवेल्स हैं। नंबर वन इसमें सीन्स ऑफ क्लरिकल लाइफ, बहुत इंपॉर्टेंट नॉवल है। फिर उसके बाद एडम बीड एक अपने इंटरेस्टिंग है, और इन सब में जो सबसे शानदार, जो मुझे इन सब में शानदार, वो तो मिल ऑन द फ्लॉस है, लेकिन बहुत से क्रिटिक्स जो हैं इनको सिलास मार्नर जो है वो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, वैसे मैंने इसके जो है ना 3 इसके वर्क्स मैंने पढ़े हैं, जो यानी कि कवर टू कवर, और बाकी जो हैं वैसे ही जो एक आप आइडिया लेते हैं डिफरेंट चीज़ें पढ़ के, और किसी भी राइटर के, मेरा ख्याल है अगर आप में 3 या 4 वर्क्स अगर आप पढ़ लें किसी राइटर के, यानी कि जो बहुत प्रोलिफिक हो, जिस तरह ये है, अब 8-9 नॉवेल्स तो नहीं इसके पढ़े जाते, वो तो वही पढ़ेगा ना जो इसका जॉर्ज इलियट का ही स्कॉलर हो सिर्फ। उसके लिए तो ज़रूरी होगा कि इसके सारे वर्क्स पढ़े, लेकिन एज स्टूडेंट्स या एज लवर ऑफ लिटरेचर, स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर, आपको हर जो है ना राइटर के कोई एक आधा वर्क तो आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है? और अगर आप नहीं पढ़ते तो फिर यू आर नो लॉन्गर स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर, क्योंकि आपको पता ही नहीं है लिटरेचर जो है कौन सा राइटर किस तरह लिटरेचर जो है वो लिख रहा है। और इसके अंदर जो मैंने नॉवेल्स बता रहा हूँ, एक तो सीन्स ऑफ क्लरिकल लाइफ, एडम बीट, ये मैं लिख भी देता हूँ, मिल ऑन द फ्लॉस एंड सिलास मार्नर, ठीक है? ये जो नॉवेल्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट नॉवेल्स हैं, और इन सब के अंदर क्रिटिक्स के मुताबिक मैंने बता दी कि सिलास मार्नर जो है वो कहते हैं कि टेक्निकली बड़ा स्ट्रॉन्ग नॉवल है, लेकिन जो स्टोरी है जिसके अंदर आपको इसका जो मूड नज़र आता है, जो एक लाइफ की प्रॉब्लम्स और जिस तरह की लाइफ टफ होती है, रियलिटी किस तरह की होती है, वो मिल ऑन द फ्लॉस में नज़र आती है, ठीक है? बहुत ही शानदार नॉवल है ये। और इन नॉवेल्स के अंदर एक और बात भी है कि ये ऑथर की जो पर्सनल लाइफ है उससे रिलेटेड है, ठीक है? मतलब कि उसके अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं उन वही सारे इसके अंदर आए हैं, और इसके जो सीन्स हैं वो सारे गांव के सीन्स हैं, ठीक है? ये सारे जो नॉवेल्स हैं ये सारे गांव के अंदर इनका हो रहा है। मिडिल मार्च और लास्ट नॉवल, नो, उसका लास्ट नॉवल तो नहीं है मिडिल मार्च। अच्छा खैर, अभी मैं पीछे हूँ ज़रा, ज़रा एक सीक्वेंस से चलने दें। अभी ये सिर्फ सेकंड ग्रुप की मैं बात कर रहा हूँ, और इसके जो नॉवल की जो सेटिंग है कंट्री साइड है, लेकिन कंट्री साइड कौन सी है ये आप समझ लें कि यॉर्कशायर की जो कंट्री साइड है वो इसके नॉवेल्स के अंदर आपको नज़र आती है, और वो मिडलैंड्स के लोग हैं जो बड़े यानी कि हार्ड किस्म के लोग हैं, जिस तरह एडम बीड आपको नज़र आता है, ठीक है जी? और यही जो नॉवेल्स हैं यही इसकी वजह शोहरत है इस राइटर की। फिर इसका एक आता है इटालियन लाइफ का जो टाइम पीरियड है, उसके अंदर इसने जो ट्रांजिशन है थोड़ी सी, और इसमें 3 जो है नॉवल हमें नज़र आते हैं, और एक तो बल्कि 3-4 हैं, रोमोला, और उसके बाद फेलिक्स हॉल्ट, और मैं लिख रहा हूँ असल में साथ-साथ, मिडल मार्च। मिडल मार्च जो है ना वो इसका इसी टाइम पीरियड में है, 70s में, 1870s में।
अर्ली 70s 1871 72 मिडलमार्च और डैनियल डेरोंडा डैनियल डेरोंडा ये मैंने पढ़ा कोई इसमें से नहीं पढ़ा, लेकिन मिडल मार्च के बारे में कहा जाता है कि ये बहुत ही ज़्यादा एडल्ट्स के लिए यानी कि नॉवल है, ठीक है। बड़ा इसके अंदर बहुत से ऐसे थीम्स हैं जो कि आमतौर पर सोसाइटी में डिस्कस नहीं होते। और फिर इसकी एक बहुत ही शानदार जो पोएम है वो भी है, और उसका नाम है द स्पेनिश जिप्सी। द स्पेनिश जिप्सी ये इसकी एक पोएम है। और फिर इसके जो एसेज हैं उनको कंबाइन किया गया है, और वो जो मिसलिनियस एसेज हैं, और इनका नाम है द इम्प्रेशंस ऑफ थियोफेस्ट्रस सच। ये इसके एसेज का नाम है, ठीक है। और इसमें डैनियल डोरोंडा जो है वो इसे आप गूगल भी वैसे कर लीजिएगा, मिडल मार्च इसका लास्ट नहीं है। और मिडल मार्च एक वर्ड है, ये दो वर्ड्स नहीं है, मिडल मार्च ये एक वर्ड। अच्छा जी, और इसके अंदर जो फेलिक्स हॉल्ट इसका जो नावल है, ये इसकी सेटिंग इसने बनाई है जो इंडस्ट्रियलिज्म का जो बैकड्रॉप है उसके ऊपर इसने सेटिंग बनाई है। यानी कि सारे जो इंडस्ट्री चल रही थी और इंडस्ट्रियलिज्म के जो सारे प्रॉब्लम्स थे उनके ऊपर जो है ना इसके अंदर इसने लिखा है। और इसके अंदर आपको सोशल चेंज भी नज़र आता है, पॉलिटिकल आइडियल्स, और जो उसकी ट्रेजिक किस्म की जो सोसाइटी चल रही है वो सारा मंजर इसके अंदर नज़र आते हैं, ठीक है। और इसके वर्क्स को अगर आपने लिटरेरी टर्म किसी में कंबाइन करना हो तो वो आप कह सकते हैं साइकोलॉजिकल रियलिज्म, ठीक है। तो साइकोलॉजिकल रियलिज्म से इसका सारा वर्क जो है वो रिलेट कर रहा है। इसके बाद हम आते हैं ये जो थ्री सिस्टर्स हैं, ब्रॉन्टी सिस्टर्स इनको कहा जाता है, और ये बहुत ही इंटेलिजेंट सिस्टर्स हैं, बहुत ही इंटेलिजेंट राइटर्स हैं। और इनका जो नॉवेल्स हैं वो आपको कम अज़ कम दो नॉवेल्स जो है ना वो ज़रूर पढ़ने चाहिए। एक तो जेन एयर, और एक जो है वदरिंग हाइट्स। वदरिंग हाइट्स एज यू कैन से वन ऑफ द वेरी बेस्ट नॉवेल्स ऑफ द होल लिटरेचर, ठीक है। ये बहुत ही शानदार नॉवल है, और ये इतना शानदार नॉवल है कि इसके अंदर आप कह सकते हैं अच्छा, जॉर्ज इलियट का मैं आपको जो कह रहा था ना कि मिडलैंड्स के अंदर है, और वहाँ मेरे मुंह से वो ऐसे ही मेरे स्लिप ऑफ टंग मैंने यॉर्कशायर भी कह दिया था, वो मिडलैंड्स है सिर्फ, ठीक है, यॉर्कशायर नहीं है। यॉर्कशायर के अंदर इसके नॉवेल्स हैं। ये जो शार्लेट ब्रॉन्टी है इसका एक नावल है, सॉरी एमिली ब्रॉन्टी जो है इसका नावल वदरिंग हाइट्स जो है वो है यॉर्कशायर के अंदर इसने जो किया हुआ। खैर सबसे पहले हम देखते हैं इनकी सबसे जो बड़ी सिस्टर है, और ये तीनों बहनों ने नॉवेल्स ही लिखे हैं, और सबसे बड़ी है वो है शार्लेट ब्रॉन्टी, और शार्लेट ब्रॉन्टी का नावल है जेन एयर। शार्लेट ब्रॉन्टी। अच्छा, एक और चीज़ इनके बारे में जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या ये अपने ओरिजिनल नाम से लिखती थी या किसी और नाम से, तो नहीं, ये भी इन्होंने भी जो है ना वो अडॉप्ट किए थे दूसरे नाम। और इनके जो सूडोनिम्स थे, जो शार्लेट है उसका नाम था करर, और जो एमिली ब्रॉन्टी है इसका नाम था एलिस, और जो इनकी जो तीसरी जो सिस्टर है उसका नाम मेरे जहन से निकल गया, एन एन उसका नाम है, और उसका नाम था एक्टन बेल। ये इसने तीनों ने अपने जो है ना वो नाम रखे हुए हैं, ठीक है। और ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्योंकि हो सकता है वो आपसे एमिली ब्रॉन्टी के बारे में पूछें, ठीक है, क्योंकि इसका जो वदरिंग हाइट्स है बहुत ही शानदार नावल है, और इसको वो स्किप नहीं कर सकता। वदरिंग हाइट्स को भी और जेन एयर को भी, इनको स्किप करना काफ़ी जो है ना मुश्किल है, कि कोई भी एग्जामिनर अगर पूरी हिस्ट्री पे अगर बना रहा है तो इनको स्किप नहीं कर सकता है। तीनों सिस्टर्स के ऊपर कोई ना कोई सवाल आपको ज़रूर आएगा। अच्छा, इन तीनों ने जो एक काम किया ना, जो इन तीन राइटर्स ने, ये बड़ा इम्पोर्टेंट वर्क है। वो क्या है कि इन्होंने नावल की ग्रोथ में भी सपोर्ट किया, और साथ ही साथ जो वुमेन नावलिस्ट की जो एक लिस्ट थी उसके ऊपर बड़ा इन्होंने सपोर्ट किया। यानी कि इस दौर के बाद जो ख़वातीन नावलिस्ट हैं वो ज़रा किसी
एक कॉन्फिडेंस के साथ अपने वर्क्स जो है पब्लिश करवा सकती हैं। और इन्होंने एक साइकोलॉजिकल वर्ल्ड ही दिखाती हैं, साइकोलॉजी से रिलेटेड है, इमोशनल जो सारे प्रॉब्लम्स हैं वो भी डिस्कस कर रही हैं, और साथ ही साथ जो न्यू सोशल स्टैंडर्ड्स डेवलप हो रहे हैं विक्टोरियन एरा के, वो सारे भी देख रही हैं। ठीक है, और इसके जो शार्लेट ब्रॉन्टी है, इसके 3 नॉवेल्स हैं ब्रॉन्टी, और इसके जो है ना ई के ऊपर एक 2 डॉट्स हैं, और यानी कि ई सिर्फ इसका इंग्लिश वाला ई नहीं है, इसके ऊपर 2 डॉट्स हैं, ब्रॉन्टे यानी कि उसको बन जाएगी। अच्छा और इसका एक नॉवल है जेन एयर, और फिर शिरले, और फिर है विलेट। ये 3 जो इसके नॉवेल्स हैं, ये इसको आप कह सकते हैं, इनको ट्रायो नॉवेल्स कहा जाता है इसके शार्लेट ब्रॉन्टी के। एमिली ब्रॉन्टी जो है उसका सिर्फ एक नॉवल है, और वो है वदरिंग हाइट्स। ब्रॉन्टे और इसका वदरिंग हाइट्स, और वदरिंग हाइट्स के अंदर इसकी सेटिंग जो है वो यॉर्कशायर है, और इसके अंदर 2 जो कैरेक्टर्स हैं, कैथी और कैथी बहुत ही इसका एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है, और वाइक्लिफ, ये 2 वाइक्लिफ ही है मेरा ख्याल, या वाइल्ड क्लिफ, क्या उसका नाम मेरे ज़हन से स्किप हो गया। किसी को वदरिंग हाइट्स के कैरेक्टर्स का अगर नाम पता है तो ज़रा मुझे बता दें। क्या नाम था उसका, जेन से मेरा इसका नाम निकल गया। ये इसका आप देख लीजिएगा इसका क्या नाम है। एक तो कैथी है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट वो है कैरेक्टर और प्रोटैगनिस्ट है। हीथ क्लिफ उसका नाम है, कैथी और हीथ क्लिफ। बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना ये इसकी सेटिंग है, और इमोशनल नावल है, बहुत ज़्यादा इमोशनल नावल है, और इसके अंदर उसने एक दिखाया कि किस तरह वुमेन राइटर्स जो हैं वो किस तरह इमोशंस को इस्टेब्लिश कर सकती हैं, किस तरह वो प्रोड्यूस कर सकती हैं। और जो इनकी थर्ड सिस्टर है एन, और उसका सिर्फ एक ही नावल, उसका भी एक नावल है, और वो जल्दी उसकी डेथ हो गई। और उसमें एक और बात भी थी कि एन का जो नावल है वो इतना मशहूर नहीं हुआ, और वो क्यों मशहूर नहीं हुआ, क्योंकि जो बाकी दोनों बहनों के नॉवेल्स थे वो बहुत ही शानदार थे। और जब ऐसे ही होता है कि जब कोई बंदा जो बड़ा बेशक जितना मर्जी अच्छा नॉवलिस्ट हो, लेकिन उसके साथ अगर कोई बड़ा कैरेक्टर एसोसिएट कर दी रहे तो वो बाजी ले जाता है, और उसके दूसरे के बारे में कोई जानता पहचानता ही नहीं होता। इसके बाद जी आती है एलिज़ाबेथ गैस्कल, और एलिज़ाबेथ गैस्कल बहुत ही प्रोलिफिक राइटर है, जिसका मैंने आपको पहले ही बता दिया। और इसकी जो बुक्स के अंदर आपको जो चीज़ें नज़र आती हैं उनको ज़रा ओवरव्यू में आपको जो है ना वो दे देता हूँ। एक तो ये है कि इसको आपको एक पॉजिटिव स्पिरिट जो है वो एक नज़र आएगी इसके नॉवेल्स में, और लेकिन ये किस बैकड्रॉप में आपको पॉजिटिविज्म नज़र आएगी या पॉजिटिव स्पिरिट नज़र आएगी। ये वो दौर है जब लोग जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता जो विक्टोरियन एरा की जो एक प्रोग्रेस थी उससे हैप्पीनेस एक्सट्रैक्ट नहीं कर सके। ठीक है, पहले लोगों का ये ख्याल था कि अफ्लुएंस होगी तो हम प्रॉस्पेरिटी होगी, मटेरियल प्रॉस्पेरिटी होगी तो फिर हम जो है ना वो ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। लेकिन बाय 1860s लोगों को ये बात समझ आ गई कि लाइफ जो है वो इम्प्रूव हमारी नहीं हुई, और यानी कि एक तरह से विक्टोरियन जो एज का जो एंड हो रहा था उस वक्त लोगों के अंदर ये अवेयरनेस जो है वो आनी शुरू हो गई। ठीक है, और इस दौर में फिर इंडस्ट्रियल नॉवेल्स लिखे जाने लगे, सोशल और इंडस्ट्रियल नॉवेल्स के अंदर जो बात ख़ास तौर पे है वो ये है कि इंडस्ट्री के अंदर जो ओनर का अपने लेबरर्स के साथ ताल्लुक़ है, और उसके अलावा जो लेबरर्स के अलावा जो भी यानी कि उनकी लेबर है, एम्प्लॉयर का लेबर से ताल्लुक़ है, और उसके अलावा जो लेबर के अपने प्रॉब्लम्स हैं और जो इंडस्ट्रियलाइजेशन से जो इश्यूज़ निकल रहे हैं वो इसके अंदर। और इस सिलसिले में इसका जो बड़ा ज़बरदस्त नावल है वो है नॉर्थ एंड साउथ। और ये नावल जो है ये रिकन्सिलिएशन, सोशल रिकन्सिलिएशन के बारे में नावल है, नॉर्थ एंड साउथ।
इसके नॉवेल्स के बहुत ज़्यादा नॉवेल्स हैं इसके, तो सारों के नाम मुझे तो याद नहीं है। ये वैसे मैं आपको एक लिंक शेयर कर दूँगा, इसकी ऑफ़िशियल वेबसाइट है गैस्केल इन्फो के नाम से शायद, तो मैं शेयर कर दूँगा, उसके अंदर से आप इसके सारे नॉवेल्स के नाम और शॉर्ट स्टोरीज़ के नाम पता लग जाएँगे, ठीक। और इसके अंदर जो हीरोइन है मार्गरेट हेल, उसका एक कॉन्फ्लिक्ट एक तरह से शुरू हो जाता है एक मिल ओनर के साथ, और वो जॉन थॉर्टन उसके एक मिल ओनर है, और वो उसे क्या परसुएट करे, उसे ये बता रही है कि तुम यानी कि जो मार्गरेट हेल है वो आई है कहीं, इसका फादर क्लर्जी मैन है और वो किसी और इलाके से आती है, और आके ये मैनचेस्टर में आ जाती है, ठीक है। अब मैनचेस्टर के अंदर क्योंकि इंडस्ट्री लगी हुई है, तो मैनचेस्टर में जॉन थॉर्टन जो है उसको ये समझाती है और उसको ये बताती है कि अपने जो वर्कर्स हैं उनके साथ जो है ना अपना एटीट्यूड जो है उसको ज़रा सॉफ्ट किया जाए, और इसका एटीट्यूड आखिरकार जो है वो सॉफ्ट हो भी जाता है, और इसके नावल के एंड में फिर उनकी बहरहाल शादी भी हो जाती है। तो ये यानी कि उसने दिखाया कि किस तरह इसको रिकंसाइल किया जाए, जो लोगों के जो प्रॉब्लम्स हैं, जो मिडिल क्लास आइडियोलॉजी है, उसको किस तरह देखा जाए, जो एम्प्लॉयर का वर्कर के साथ ताल्लुक है उसको किस तरह देखा जाए, ठीक है। और एक सॉर्ट ऑफ लिबरलिज्म है, ठीक है, लिबरल विजन है इसका, और मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कोई भी जो बेशक मिल ओनर है जो भी है, उसकी जो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी तरफ भी ये जो है ना वो इशारा कर रही है, और इसने दिखाया ये है कि किस तरह इसको आप हील आउट कर सकते हैं इसको। अ, अच्छा, एक और चीज़ जो बड़ी मज़ेदार है इन सारे विक्टोरियन नॉवेलिस्ट के, इन सबको ये कहा जाता है कि ये ना अपने पर्सनल सॉल्यूशंस लेके आते हैं, ठीक है। यानी कि पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, लेकिन उसका पर्सनल सॉल्यूशन एक तरह से निकाल के ले आते हैं। तो ठीक है, ये बहरहाल उनकी एक शॉर्टकमिंग कह लें, या उनका एक स्टाइल है उन नॉवेलिस्ट का, या उस दौर के अंदर ये थिंकिंग थी। तो एलिज़ाबेथ गैस्केल के बारे में भी यही सारी बातें कही जाती हैं कि जी एक पॉलिटिकल इशू है, लेकिन अपना पर्सनल जो है ना वो अ, सॉल्यूशन उसका निकाल के ला रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये बातें क्रिटिक्स की हैं, ये आम जो स्टूडेंट्स हैं उनके शायद उनसे रिलेटेड ये बातें ना हो, और मिडिल क्लास की वैल्यूज़ हैं, और उसके बाद जो वर्कर्स हैं उनकी क्या एथिक्स होनी चाहिए, उनको किस तरह अपने एम्प्लॉयर्स के जो इंटरेस्ट है उनको देखना चाहिए, और जिस तरह इनके जो है ये जो लोग हैं जो एम्प्लॉयर्स हैं, जो फैक्ट्री ओनर्स हैं, उनको किस तरह दूसरों के इंटरेस्ट के बारे में देखना चाहिए, ठीक है। और इसके अंदर जो मिडिल क्लास डोमेस्टिक वैल्यूज़ हैं वो भी आपको इसके नॉवेल्स के अंदर नज़र आएंगी, ठीक है। और जो बिल्कुल रियल प्रॉब्लम्स हैं, अ, और इसके अलावा पॉलिटिकल डिस्कोर्स और ये यही सारा कुछ इसके अंदर है। इसके नॉवेल्स में बाकी नॉवेल्स भी आप इसके देख सकते हैं, और जो बड़ा इम्पोर्टेंट इसके और जो नॉवल है, रूथ्स एक बड़ा इम्पोर्टेंट इसका नॉवल है, और वाइव्स एंड डॉटर्स, ये उसने जो फीमेल की जो आइडियोलॉजी है, फीमेल की जो थिंकिंग है, उसके ऊपर लिखा हुआ है, और मिडिल क्लास पर हल जो है ना वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इन सारा में। तो ये जनाब इसके जो है ना नॉवलिस्ट हैं, जो मेजर नॉवलिस्ट हैं, ठीक है, वो सारे ये हैं। और अब टाइम को देखते हुए मेरा ख्याल है पहले हम एसेइस्ट अभी इस दौर के आने हैं, उन एसेइस्ट की भी हम बात नहीं कर रहे, हम जो माइनर नॉवलिस्ट हैं, रुडयार्ड किपलिंग हैं, इस तरह के जो हैं, उनको भी हम नहीं देख रहे। और इसके अलावा पोएट्स भी रहते हैं इस एज के, ठीक है। तो पोएट्स भी, कल हम इसके पोएट्स और एसेइस्ट मेरा ख्याल है कल हम दोनों ये काम कर लेंगे, क्योंकि ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा लोग नहीं हैं, एसेइस्ट भी ज़्यादा सिंपल ही हैं, कोई इतने ज़्यादा नहीं है, और पोएट्स भी कोई इतने ज़्यादा नहीं है, 4 या 5 पोएट हैं इस दौर के। नॉवलिस्ट ही ज़्यादा थे जिनके ऊपर हमने अपना सारा फोकस कर लिया। अब हम ज़रा दूसरी तरफ चलते हैं, जो हम अपना कोर्स कर रहे थे, और उसके अंदर पहले जो है हम करते हैं अ टेल ऑफ टू सिटीज़, ठीक है जी। अ टेल ऑफ टू सिटीज़ अगर आपने निकालना है, किसी कहीं पे आपने अगर पढ़ा हुआ है, उसकी समरी वगैरह तो यकीनन पढ़ी होगी आपने, उसको रिवाइज़ पता नहीं किया कि नहीं। कुछ लोगों ने पूछा था मेरे से, और यकीनन उन्होंने रिवाइज़ कर लिया होगा, और जिन्होंने नहीं पूछा खैर, अब हम देखते हैं उसकी तरफ। तो एक
सबसे पहली चीज़ जो टेल ऑफ टू सिटीज़ के अंदर जो इम्पोर्टेंट है वो है इसके चैप्टर्स के नाम बड़े इंपॉर्टेंट हैं। और वो क्यों इंपॉर्टेंट है चैप्टर्स के नाम? वो इसलिए कि सीरियल वाइज पब्लिश हो रहा है और जो चैप्टर पब्लिश हो रहा है तो उसको एक तरह से टाइटल भी देना ज़रूरी है, ठीक है? क्योंकि अब हर दफ़ा एक नया जो सीरियल है तो उसको टाइटल दे के एक न्यू टाइटल दे के उसको पब्लिश किया जाए तो ज़्यादा यानी कि लोगों को समझ आती है। जो मेजर कैरेक्टर्स हैं इसके वो कौन-कौन से हैं? वो अ, जेविस लॉरी, डॉक्टर मैनेट। खैर ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, वैसे ही मैं आपको बता देता हूँ। बाकी आप इसकी रिकॉर्डिंग भी सुन सकते हैं और आप इसके करेक्ट लिस्ट जो है वो निकाल लीजिएगा। डॉक्टर मैनेट और उसकी जो बेटी है लूसी मैनेट, ये दो इसके बड़े मेजर कैरेक्टर्स हैं। उसके बाद चार्ल्स डार्नी और सिडनी कार्टन, ये दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं। फिर इसके बाद जार्विस लॉरी जो कि डॉक्टर मैनेट का दोस्त है, वो इम्पॉर्टेंट है। सारे कैरेक्टर्स इसके अंदर तकरीबन आपको ज़्यादा जो कैरेक्टर्स हैं बड़े इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद जो नेगेटिव कैरेक्टर्स हैं उनमें या नेगेटिव कैरेक्टर्स तो नहीं कहना चाहिए या इनके अगेंस्ट काम कर रहे हैं मैडम डिफार्ज और मिस्टर डिफार्ज, क्योंकि वो थोड़ा सा उनका रोल जो है पॉजिटिव है और कहीं पे जाके उनका रोल जो है नेगेटिव हो जाता है। मैडम डिफार्ज और मिस्टर डिफार्ज जो है ये प्रेपरेटर्स हैं इस रेवोल्यूशन के, जो यानी कि बड़े इंपॉर्टेंट है। फिर इसके अलावा इसके अंदर आपको नज़र आएगा मिस प्रॉस है जो कि एंड पे बड़ा एक अच्छा रोल प्ले करती है। बाकी माइनर कैरेक्टर्स हैं। अच्छा, इस नावल के जो बैकड्रॉप है वो बता दिया आपको मैंने। फ्रेंच रेवोल्यूशन है, इसकी सेटिंग जो है वो दो जगह पे है, दो मेजर सिटीज़ हैं, पेरिस और लंदन। दोनों के अंदर यानी कि इसके कुछ एक्शन जो है वो लंदन के अंदर है और कुछ एक्शन जो है वो पेरिस के अंदर है। और ये उस पॉइंट को भी देख रहा है जहाँ पे लोग जो है बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन से, यानी कि इंग्लैंड के लोग हैं लेकिन इंस्पायर हुए हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन से और बहुत ही अजीब-व-गरीब वक़्त चल रहे हैं। नॉवल जहाँ से शुरू होता है तो पहले ही हमें बताता है कि इट वाज़ द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वाज़ द वर्स्ट ऑफ टाइम्स, और इसके अंदर बड़ी लंबी-चौड़ी वो डिटेल्स देता है। मतलब दिखाने का उसका ये है कि जो अमीर लोग हैं वो अमीर से अमीर-तर होते जा रहे हैं और जो गरीब लोग हैं वो बदतर से बदतरीन होते जा रहे हैं। ये इसका असल में जो पर्पज़ था। और इसके अंदर एक और जो चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट है वो है रेवोल्यूशन, और रेवोल्यूशन से एसोसिएटेड जो चीज़ें हैं उनमें ग्लूटीन है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ठीक है? ग्लूटीन क्या है, जिसको क्या कहा जाता था? नेशनल रेज़र। नेशनल रेज़र क्योंकि वो पूरे मुल्क की जैसे एक तरह से सफाया कर रही है। और लोगों ने ग्लूटीन जो है वो ग्लूटीन एक मशीन थी, और मशीन क्या थी कि एक लकड़ी का फट्टा है और उसके ऊपर एक ब्लेड लगाया हुआ है, और जब वो ब्लेड का रस्सा छोड़ते हैं तो ब्लेड आके इतनी ज़ोर से गिरता है कि गर्दन अलग हो जाती है। तो ये उसके अंदर हाथ पाँव बांध के जिस भी बंदे को कत्ल करना या मारना होता है उसका सर वहाँ पे रख देते हैं उस फट्टे के ऊपर, वो गर्दन की जगह बनाई होती है। और उसके बाद पीछे से एक आता है बहुत बड़ा रेज़र आता है, नाइफ कह लें, बल्कि नाइफ तो नहीं है, वो बहुत बड़ा एक जो है ना वो चॉपर की तरह का वो आता है एक और गर्दन उतार के साइड पे रखती है, और उसको ये बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट कर रहे हैं। उसके अलावा एक और चीज़ कार्मेंगॉल, एक जो है ना बड़ा इम्पोर्टेंट इसके अंदर रेफरेंस है। कार्मेंगॉल असल में वो सॉन्ग था और वो बड़ा फ्रेंजीड सॉन्ग था जो कि ये लोग जो रेवोल्यूशनरीज़ हैं ये गाते थे, और उसके अंदर अपने सारे छुरी चाकू और पता नहीं क्या कुछ लेके आ जाते थे और मामलात होते थे। अच्छा, इसके अंदर अगर आप चैप्टर्स के नाम जो हैं वो मैंने आपको बताया कि ये बड़े इम्पोर्टेंट हैं, और इनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट प्लेस है वो तो वाइन शॉप है। वाइन शॉप क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पे मैडम डिफार्ज और मिस्टर डिफार्ज बैठे हर वक़्त उसकी प्लानिंग हो रही है रेवोल्यूशन की, और इनके पास जो लोग हैं, जो रेवोल्यूशनरी लोग हैं, उनके एक टाइटल दिया गया है और वो टाइटल क्या है? जैक्स, ठीक है? लिखा वो जैक्स होता है लेकिन पढ़ते उसे जैक्स है। JAQUES, ठीक है? ये यैक्स वो लोग हैं जो लोग रेवोल्यूशन के अंदर इनका साथ दे रहे थे। और मैडम डिफार्ड जो है वो अपने जो जालिम लोग हैं उनका नाम कहाँ पे नोट करती है, ये किसी को याद है? उनके नाम किस जगह पे रजिस्टर कर रही होती है जो सारे रेवोल्यूशनरीज हैं, सॉरी जिनके खिलाफ रेवोल्यूशन लाना है, जो अमीर लोग हैं, जो एलीट क्लास के लोग हैं जिनको कत्ल करना है, उनके नाम वो नोट कर रही है। किस रजिस्टर पे नोट कर रही है, किसी को याद है? अल्लाह के बंदों किधर गायब हो गए हो?
वो हर वक्त निटिंग कर रही होती है और वो उनके नाम जो है वो निट करती जा रही है। जो स्वेटर वो बुन रही है, बज़ाहिर वो स्वेटर बुन रही है, लेकिन वो असल में इनके नाम जो है वो बुन रही होती है, ताकि किसी का भी नाम जो है वो ज़ाया ना हो। और अगर किसी वजह से मैडम डिफाल्ट मर भी जाए या उसके अंदर मारी भी जाए फसादात में, तो वो नाम उनको याद रहे। उसके बाद जो चार्ल्स डार्नी है, इसका जो घर है पेरिस में, उसका क्या नाम है? एक तो इनका वो है ना, फैमिली नेम है मॉसियो ड मार्किस, ठीक है, वो मार्क्यूस ही हैं ये सारे, मार्किस। अब ये इसके वालिदैन ये चार्ल्स डार्नी के, चार्ल्स डार्नी उसने अपना नाम इंग्लैंड में जाके रख लिया था। और इनका जो घर है उसका नाम है द गॉर्गन्स हेड। और गॉर्गन जो है वो असल में ग्रीक माइथोलॉजी में एक ऐसा क्रीचर है जिसको देखने वाला पत्थर का बन जाता है। और और इसके जो सर है वो बालों की जगह सांप है। गॉर्गन उस बला का नाम है। तो यहाँ पे इसका नाम गॉर्गन सेट इसने क्यों रखा हुआ है, और वो बताता है कि यहाँ पे हर तरफ जो सारी बिल्डिंग है वो स्टोन की बनी हुई है, और ये यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं वो भी स्टोन हार्टेड हैं, जो इसके वालिद और इसके चचा जो था चार्ल्स डार्नी का। और वो दोनों जो बंदे हैं वो स्टोन हार्टेड हैं, जिस तरह आपको एक एपिसोड में नजर आता है जब उसकी कैरेज से लग के एक बच्चा गिर जाता है और मर जाता है, बल्कि तो ये इसको अपने कैरेज की फिक्र ज्यादा होती है, और उस बच्चे के लिए के वालिद की तरफ ये एक कॉइन जो है वो उछाल देता है कि चलो तुम्हारे बच्चे की जैसे यही कीमत हो। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि जब लोग किसी नेशनल डिजास्टर में मारे जाते हैं तो उसके बाद गवर्नमेंट्स में वो इसी तरह पैसे दे देती है। अच्छा, उसके बाद दो द जैकल एक चैप्टर का नाम है, द जैकल भी आप कह सकते हैं, द जैकल। और द जैकल जो है वो किसको इसने कहा है, वो सिडनी कार्टन का जो है ना वो नाम है। हालांकि वो है लायन, लेकिन इसने उसको आयरॉनिकली द जैकल के नाम से लिखा है। और वो इसलिए इसने उसके अंदर सारी जो इसकी स्टोरी है और उसने दिखाया है कि किस तरह एक बंदा जो कि खुद बहुत ही लायक आदमी है और वो बहुत अच्छे काम कर सकता है, लेकिन वो अपनी एक सेंसिटिविटी की वजह से और हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से वो कोई काम नहीं कर सकता। और एंड पे यही बंदा है जो क्या करता है, जो जाके अपनी कुर्बानी दे देता है। चार्ल्स डार्नी की जगह पे सिडनी कार्टन मारा जाता है, ठीक है, यानी कि खुद अपने आप को कुर्बान कर देता है। और इसके अंदर और बाकी तो सिंबल्स हैं, लेकिन वो आपसे रिलेटेड नहीं होंगे। अच्छा, रेवोल्यूशन शुरू कहाँ से होता है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। रेवोल्यूशन की जो ब्रीडिंग है, यानी कि जो सोच रहे हैं, वो कहाँ से हो रहा है, वो तो हो रहा है वाइन शॉप से, ठीक है। लेकिन जो रेवोल्यूशन जब शुरू होता है वो आग लगती है उनके घर, ये गॉर्गन हेड पे आग लगाई जाती है। और वो आग किसने लगाई थी, ये उसी बच्चे के वालिद ने आग लगाई थी, जो बच्चा इसकी कैरेज के नीचे आके मर गया था, ठीक है। वो इसका वालिद जो है वो और भी लोगों के साथ मिला और वो आके इधर चला गया। और मैडम डिफार्ज जो है उसकी क्या दुश्मनी है डॉक्टर मैनेट से, सॉरी डॉक्टर मैनेट चार्ल्स डार्नी से क्या दुश्मनी है उसकी? सारे ब्लैंक ही होके बैठे हुए मेरा ख्याल है। अच्छा, असल में हुआ ये था कि जो मैडम डिफार्ज की एक सिस्टर थी और इसका एक भाई जो था, इस दोनों को उठा के ले गए थे चार्ल्स डार्नी का बाप और उसका चचा, और उन्होंने जाके उसको रेप किया और उसके बाद उसकी डेथ हो गई। और उस वक्त जो डॉक्टर था वो डॉक्टर मैनट था, और डॉक्टर मैनट ने ही कहा था कि इस फैमिली का किसी बंदे को ना छोड़ा जाए क्योंकि ये जालिमों का खानदान है। अब यही लेटर जो है वो मैडम डिफार्ज यूज़ करती है चार्ल्स डार्नी के खिलाफ, हालांकि चार्ल्स डार्नी खुद भी अपने जो पेरेंट्स हैं या अपने फोर फादर्स हैं उनके वो खिलाफ है, ठीक है। और चार्ल्स डार्नी वापस क्यों आता है, जब उसे पता है कि इधर मेरी जान को ख़तरा है, वापस क्यों आता है, क्योंकि उसका एक मुलाजिम खत लिखता है कि आप हमें बचाने के लिए आए। और इसीलिए वो बड़ा मॉरल्स वाला बंदा है, और इसीलिए वो भागा भागा वापस जाता है, और वहाँ पे पता लगता है कि ये सारा कुछ चाल थी एक, जिसके लिए उसको बुलाया गया था और उसकी डेथ मारने की कोशिश करते हैं उसे। बहरहाल वो चार्ल्स डार्नी जो है वो बच जाता है, और सिडनी कार्टन जो है वो अपनी ज़िंदगी उसके बदले में दे देता है, ठीक है जी। इसके बाद हम प्रेजेंट पैराडाइस को अगर आप देखें तो इसके अंदर जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो इसकी जगह ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैरेक्टर्स तो आपको यकीनन याद ही होंगे।
और आपको इसकी जगहों का जो है ना पता होना चाहिए कौन कौन सी जगह हैं। मिस्टर और मिसेस बेनेट जहाँ पे रहते हैं उस जगह का क्या नाम है, याद है किसी को? लॉन्गबर्न। लॉन्गबॉर्न वो जगह है जहाँ पे मिस्टर एंड मिसेस ये बेनेट्स जाने के जहाँ पे रहते हैं, ठीक है। और बिंगले कहाँ पे रहते हैं? बिंगलेज की जो रेजिडेंस है वो नेदरफील्ड पार्क है। और डार्सी जो है उसकी कौन सी है? पेम्बरले, ठीक है। डार्सी जो है वो पेम्बरले में ये सवाल आपसे जो है ना वो हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद जो लूकस है उनकी रेजिडेंस का नाम लूकस लॉज है। और विलेज जहाँ पे जो इसके अंदर जिक्र हो रहा है वो मैरिटन है, जहाँ पे आके वो एक रेजिमेंट आती है जिसके अंदर विकहैम था, ठीक है। वो मैरिटन है। जहाँ पे पहली दफ़ा वो विकहैम से मिलती है वो मैरिटन है। जहाँ पे डार्सी और बिंगले पहली दफ़ा डार्सी और एलिजबेथ पहली दफ़ा मिलते हैं वो नेदरफील्ड पार्क है उसका नाम, ठीक है जी। और बाकी जो इसके अंदर जगह हैं वो स्टोक है, एशवर्थ, हे पार्क और इस तरह की जगह हैं। और पेम्बरले तो मैंने बता दिया आपको कि रेजिडेंस है डार्सी की। और इसका इलाका कौन सा है? अच्छा, जो फर्स्ट जो इलाका है ना जहाँ पे ये सारे हैं नेदरफील्ड पार्क और लॉन्ग बॉन्ड वगैरह, ये घरों के नाम है, ठीक है। और जो इलाका है वो हर्टफोर्डशायर है। हर्टफोर्डशायर, ठीक है। और जो डार्सी का इलाका है और जहाँ पे वो हैं क्या नाम मिसिस गार्डिनर और ये सारे जो लोग हैं वो डर्बीशायर है, ठीक है। डर्बीशायर, डर्बीशायर के अंदर है पेम्बरले, ठीक है जी। पेम्बरले रेजिडेंस ऑफ डार्सी। और उसके बाद